जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। जो अपन AECRL पढ़े थे ना, वो मोटा हेड्स थे, ये समझ लीजिए। मोटे हेड्स का मतलब क्या है, पूरी अकाउंट उसके अंदर आ जाती है। और क्या वो सब डिवाइड होते हैं? सर बिल्कुल होते हैं। सब डिविजन तो बहुत सारे हैं ना, तो याद रखिएगा अब जो अपन देखने वाले हैं वो सब डिवीजन है कि अकाउंट्स के अंदर कितने टाइप के, बेसिकली आप 11th के अकाउंट्स में जो डील करने वाले हो क्या क्या चीजों से डील करने वाले हो। सर इतना ही रहेगा? नहीं, इसके अलावा और भी चैप्टर्स के अंदर रहेंगे, बट डिफाइन जो आपको याद रखनी है चीजों की डिफाइन, वो इससे रिलेटेड है। डन? तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस ट्रांजैक्शन? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब रहता है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट अफेक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? लेन देन करना, किसमें? पैसे। अरे भाई मैंने आपको 200 रुपए दिया, क्या ट्रांजैक्शन है कि नहीं है? सर बिल्कुल है। तो क्या इसको रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू बिजनेस एंड इट इज अ ट्रांजैक्शन, सो बिल्कुल रिकॉर्ड होगा। समझ में आ गया? चलिए अगला, अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या रहता है? अब हिंदी में अपन क्या बोलेंगे अकाउंट को? खाता। सिंपल सादी बात, अकाउंट का मतलब खाता रहेगा। अकाउंट रेफर्स टू अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ रेलेवेंट ट्रांजैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर हेड एट वंस। इसका मतलब ये रहता है समराइज्ड रिकॉर्ड रहेगा, सारी डिटेल दोगे, कितना था, कितना पैसा बचा था, कितना आया, कितना गया, अब कितना है। समझ में है? पूरी डिटेल जो देते हो वो एक खाते पे ही देते हो, और वो खाते को अपन क्या बोलते हैं बेटा? अकाउंट। डन है? अकाउंट के दो साइड होते हैं जिसको अपन क्या क्या पढ़े थे, याद करिए, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट को जनरली तौर पे कौन सा साइड बोलते हैं? लेफ्ट साइड। और क्रेडिट को कौन सा बोलते हैं? राइट साइड। ठीक है, देख लो, डेबिट साइड एंड द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज क्रेडिट साइड। डन? कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या था? ये तो अपन जानते ही हैं, वो पैसा जो कौन लगा रहा है? ओनर। भाई अगर मान लीजिए मैं आज बिजनेस चालू करना चाह रहा हूं, क्या करे? चलो मोमोज ठेला खोल देता हूं, थोड़ा बहुत उन लोग के जैसे दिख भी जाता हूं मैं, तो खोल लेते हैं। चल अगर मैं मोमोज का ठेला, भयंकर कमाते हैं वैसा ले, वो नहीं, जज नहीं करना मेरे। हाँ, तो अगर मान लो मैं मोमोज का ठेला ओपन कर रहा हूं, तो क्या मेरे बोलने से बस ओपन हो जाएगा? क्या नहीं भैया, मेरे को उसके पीछे पैसा लगाना पड़ेगा। जितना भी पैसा मैं अपने मोमोज के ठेले पे लगा रहा हूं वो क्या कहलाएगा? कैपिटल। समझ में आया? अब उसी कैपिटल से मैं सारी चीजें खरीदूंगा ना, इक्विपमेंट चाहिए, वो दुनिया भर का, पर पहले वो पैसा मेरे को कहां लगाना पड़ेगा? बिजनेस में। सो एनी अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। डन? समझ में आ गया? चलो अगला, ड्राइंग्स। सर ड्राइंग्स का मतलब क्या रहता है? सबसे पहले ड्राइंग्स का मतलब चित्रकला नहीं, ठीक है, पेंटिंग ये सब नहीं होता। ड्राइंग्स का मतलब रहता है जब ओनर बिजनेस से कुछ पैसे निकाल ले पर्सनल यूज के लिए। कौन से यूज के लिए? पर्सनल यूज के लिए। अगर मान लीजिए ओनर पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे निकाल रहा है बिजनेस से, तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? ड्राइंग्स। जैसे बोलता है परचेज ऑफ कार फॉर बाय विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बिजनेस। यानी किसके लिए अपन कार खरीदे? कहां से पैसे लेके आए? समझ में आ गया? क्लियर? चलिए आगे। अब देखिए, आप थोड़ा सा समझिएगा, एसेट्स के बारे में अपन ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी चलिए। एसेट्स आर द वैल्यूएबल्स एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज। बेसिकली बोला जाए तो प्रॉपर्टी है। क्या है? एसेट्स क्या है? प्रॉपर्टी है। एक इकोनॉमिक रिसोर्स है, वैल्यूएबल है, जिसको बेचेंगे तो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। एन एंटरप्राइज यूजफुल इन इट्स ऑपरेशन, यानी इसको एसेट्स को यूज किया जाता है बिजनेस को ग्रो या बढ़ाने के लिए। समझ में आ रही है बातें? कोई डाउट है यहां तक? पक्का? अब बोला गया ये एसेट्स अपन ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं ना, तो मैं उतना डिटेल में अभी वो नहीं बता रहा हूं। अब ये थोड़ा ध्यान देंगे क्या क्या लिखा है। पहला क्या लिखा है? करंट एसेट। करंट का मतलब क्या रहता है? अब वो बिजली वाला नहीं आया, करंट मतलब अभी प्रेजेंट है ना। तो बोला जाता है ऐसा एसेट जिसको आप 1 साल के नीचे ही रखोगे, उससे ज्यादा रखोगे ही नहीं। होल्डिंग पीरियड का मतलब क्या रहता है? मैं 1 साल के लिए ही रखूंगा या 1 साल से कम रखूंगा, 1 साल से ज्यादा उसको होल्ड नहीं करूंगा। होल्ड का मतलब क्या है? बिजनेस में नहीं रखूंगा, उसको अपन बोलते हैं करंट एसेट्स। क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, स्टॉक आप क्या चाहते हो? 1.5, 2 साल, 3 साल तक पड़ा रहे मेरे पास? नहीं, अब क्या चाहते हो? 1 साल के अंदर अंदर निकल जाए भाई, या जितना एक्सपायरी है उसके अंदर निकल जाए। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? डेटर्स, मान लो कोई अगर उधारी रखा है, मेरे को किसी से पैसा लेना है, तो मैं चाहूंगा 3 साल बाद दे, नहीं भैया मैं बोलूंगा 3-4 महीने, यानी 1 साल के अंदर पैसे दे दो यार। समझ में आ रहा है ना? तो क्या बोलता है? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर शॉर्ट पीरियड एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। यानी 1 साल के अंदर आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, और इसका होल्डिंग पीरियड क्या है? शॉर्ट का मतलब क्या है? 1 साल से
समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। नॉन करेंट एसेट्स, इसका दूसरा नाम है फिक्स्ड एसेट्स। क्या बोलते हैं? नॉन करेंट बोलो या क्या बोलो? फिक्स्ड एसेट्स। दोनों बातें एक है। डन? समझ में आ गया? जो करंट नहीं रहेगा वो क्या रहेगा? नॉन करंट या फिक्स्ड। डन? चलिए बात करते हैं आगे क्या बोल रहा है। नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर होल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड, यानी इनका समय जो होल्डिंग का रहता है वो रहता है 1 साल से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा के लिए होल्ड करते हैं। डन? अगला क्या बोल रहा है? एंड यूज्ड फॉर नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस, यानी ये नॉर्मल बिजनेस में भी यूज होते हैं सर, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एसेट्रा। समझ में आया? क्लियर है? नॉन करंट एसेट्स 1 साल से ज्यादा के लिए होल्ड किए जाते हैं, करंट एसेट्स 1 साल से कम के लिए होल्ड किए जाते हैं। यानी 1 साल से कम अगर कोई भी एसेट्स को आप होल्ड कर रहे हो तो करंट एसेट्स बन जाता है, 1 साल से ज्यादा कोई भी एसेट्स को होल्ड कर रहे हो तो वो नॉन करंट एसेट्स बन जाता है। डन? समझ में आ रहा है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए अगला, टैंजिबल एसेट्स। अब देखो नॉन करंट एसेट्स 2 पार्ट में बांटे गए। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। टैंजिबल, इनटैंजिबल। सर टैंजिबल का मतलब क्या रहता है? टैंजिबल का मतलब रहता है सर कोई भी चीज जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। समझ में आया? देख, छू और महसूस कर पा रहे हो तो टैंजिबल है, और अगर ये काम नहीं कर पा रहे हो, मतलब देख और छू नहीं पा रहे हो, तो फिर वो क्या है? इनटैंजिबल। सर जैसे मैं एक बात बताता हूं, टैंजिबल एसेट्स का पहले जान लेते हैं क्या डिफाइन है। टैंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी सीन एंड टच्ड। देख भी सकते हो, छू भी सकते हो सर, फर्नीचर, मशीनरी। यानी नॉन करंट एसेट्स में जितने भी एसेट्स हैं जो रियलिटी में दिख रहे हैं, टच कर सकते हो, वो क्या है? नॉन करंट। बिल्डिंग क्या है? टैंजिबल। फर्नीचर क्या है? टैंजिबल। फैन क्या है? टैंजिबल। अब आते हैं किस पे? इनटैंजिबल। इनटैंजिबल क्यों? आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हो। यानी इनटैंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनका कोई रियलिटी में एग्जिस्टेंस नहीं है। एंड कैन बी फेल्ट बाय ऑपरेशंस, यानी बस फील कर सकते हो कि है। समझ में आ रहा है? बस है। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है? एक तरीके का पैसा दिलाता है, नहीं दिलाता है? भैया एक बात बताइए, मैं आपको बोल रहा हूं यार, मैंने ना ब्रांड बनाया एडिडास का। अब अगर कोई भी मेरे नाम से ब्रांड खोलना चाहेगा तो क्या करेगा? मेरे को पैसा देगा ना। तो वो ब्रांड का जो मार्क है वो मेरे को पैसा दिला रहा है, नहीं दिला रहा है? सर बिल्कुल दिला रहा है। तो मेरे लिए क्या बन जाएगा? एसेट बन जाएगा ना? बन जाएगा ना, क्योंकि आगे अगर मेरे को कोई चीज पैसा दिलवा रही है तो वो मेरे लिए एसेट है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। एग्जैक्टली। ट्रेडमार्क क्या बन गया? एसेट। क्लियर है? कोई डाउट है? और ये सब चीज आप देख या छू नहीं सकते, बस आपको पता है ये चीज है। समझ में आ रहा है ना? ये चीज है, बस आप जानते हो। इसमें एक और आएगा, वो याद है अभी एक चल रहा है एनएफटी, जान रहे हो ना? डिजिटल अपन पिक्चर ऑन कर ले रहे हैं, एनएफटी सुना होगा। तो दैट इज आल्सो कंसीडर्ड अंडर द इंटेंजिबल एसेट्स। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब लायबिलिटी की बात करते हैं। लायबिलिटी का मतलब है ऑब्लिगेशन या डेट जिसको आपको पे करना आफ्टर सम टाइम। लायबिलिटी का डिफाइन अगर देखोगे तो होता है ऑब्लिगेशन टू पे डेट। अगर मान लीजिए मैंने कहीं से उधारी लिया है तो जाहिर सी बात है पे तो करना पड़ेगा ना। तो जब तक मैं पे नहीं करता, दैट इज कॉल्ड व्हाट? लायबिलिटी। अब लायबिलिटी को बांटा गया अगेन कुछ पार्ट्स में, लायबिलिटी क्लासिफाई किया गया कुछ पार्ट्स में। पहला पॉइंट क्या है? करंट लायबिलिटी। सर नाउ व्हाट इज करंट लायबिलिटी? तो बोलता है करंट लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन और डेट दैट आर पेएबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी अगर 1 साल के अंदर अंदर पे करना है, वो टाइम लिमिट बताया ना, करंट और नॉन करंट वाला। अगर 1 साल के अंदर है तो करंट, और 1 साल के अंदर नहीं है तो नॉन करंट। डन? नॉन करंट या फिक्स। वेरी गुड। तो भैया यही बोल रहा है कि करंट लायबिलिटी आर द ऑब्लिगेशन दैट यू पे विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर चुकता कर देते हो। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये सब इसके एग्जांपल है। डन है? अगला नॉन करंट लायबिलिटी। नाउ व्हाट इज नॉन करंट लायबिलिटी? यानी 1 साल से ज्यादा टाइम लेंगे। अरे भैया लोन ले लिया मैं 5 साल के लिए, क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलिए आगे बात करते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी आर दोज ऑब्लिगेशन और डेट व्हिच आर पेएबल आफ्टर पीरियड ऑफ 1 ईयर। बैंक लोन, डिबेंचर। डिबेंचर एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट रहता है जो कंपनी में हम लोन देते हैं। जैसे मान लो मेरी कंपनी है, मैं पब्लिक से लोन लेना चाहता हूं, तो मैं एक इंस्ट्रूमेंट इशू करता हूं जिसको बोलते हैं डिबेंचर। तो अभी मैंने आपसे पैसा ले लिया, मैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हूं, मैंने पैसा ले लिया, अब मेरे को कुछ समय बाद जाके इसको वापस करना पड़ेगा, जैसे 10 साल, 15 साल, 5 साल, 8 साल, जो भी। समझ में आ गया? उसको क्या बोलते हैं? डिबेंचर। यानी इसमें कंपनी डायरेक्ट पैसा किससे लेती है? लोगों से। क्लियर है ना? बैंक से नहीं, लोगों से। चलो नेक्स्ट। अच्छा अब बात करते हैं रेसिप्ट्स की। रेसिप्ट्स का मतलब रहता है जो चीज मेरे को मिल रही है, जो चीज मेरे को मिल रही
है, यानी एक तरीके से कमाई बोल सकते हैं रिसिप्ट्स को। अब रिसिप्ट्स दो तरीके में बांटी गई है, कुछ भी चीज जो मिल रही है वो दो तरीके में बांटी गई है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एक कैपिटल रिसिप्ट्स। क्या क्या? रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स। पहले देख लेते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या बोलता है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स व्हिच आर ऑकर्ड बाय द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, लाइक मनी रिसीव्ड बाय द सेल ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट। बिजनेस से जो कमाते हो ना बेच के, इनकम पड़े ना, इनकम जो बिजनेस से, जो अगर मेरी किराना दुकान है, क्या क्या बेचूंगा? चावल, दाल, शक्कर, झाड़ू, पोछा बेचेंगे ना। अगर मैं ये सब बेच रहा हूं तो मैं कमाऊंगा, कमाऊंगा तो क्या कमाऊंगा सर? रेवेन्यू रिसिप्ट्स कमाओगे। डन, क्योंकि ये मैं बिजनेस से कमा रहा हूं। अब क्या इनके अलावा मैं कुछ नहीं कमा सकता? सर मेरी प्रॉपर्टी थी, बेच दिया। अरे कोई दुकान में, कोई किराना दुकान में प्रॉपर्टी बिकती है क्या? मैं बोल रहा हूं फ्लैट ले लो 2 BHK 2 BHK। अरे भाई नहीं बिकती यार, है ना, जाहिर सी बात है किराना दुकान पे नहीं बिकती। बट मैं ये भी काम कर रहा हूं, वहां से भी कमा रहा हूं, तो सर वो क्या रहेगा? वो रहेगा कैपिटल एसेट, बिकॉज ये नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड नहीं। तो बोलता है कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स व्हिच आर ऑकर्ड बाय अदर देन बिजनेस ऑपरेशन, लाइक मनी रिसीव्ड बाय सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। समझ में आ गया? क्लियर है? अगला एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब क्या रहेगा? खर्चा। सिंपल बात अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपेंस का बेसिक मीनिंग अगर कुछ रहता है तो रहता है सर खर्चा। ओके, सर खर्चा मतलब कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेस फॉर अर्निंग रेवेन्यू, यानी अगर आप खर्चा कर रहे हो ताकि आप कमा पाओ, खर्चा कर रहे हो ताकि आप कमा पाओ, तो उसको क्या कहेंगे? एक्सपेंस। क्या कहेंगे? एक्सपेंस। जैसे सर सैलरी देना, रेंट देना, वेजेस देना, इंटरेस्ट देना, सब क्या है? मैं पे क्यों करूंगा? ताकि मैं कमा पाऊं। सिंपल बात है। ये सब मैं खर्चा करता ही इसलिए हूं ताकि मैं कमा पाऊं, और इनका जो बेनिफिट मिलता है ना वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है। जो बेनिफिट मिलता है वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है, इसीलिए अपन इसको क्या बोलेंगे बेटा? एक्सपेंस। कोई दिक्कत? अगला बात करते हैं एक्सपेंडिचर पे। एक्सपेंडिचर का मतलब भी खर्चा ही है। क्या है मतलब? खर्चा ही है। सर स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग ऑन अ लायबिलिटी फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। सर मतलब यहां पे खर्चा कर रहे थे तो कुछ मिल रहा था क्या? कुछ मिल रहा था बदले में? कोई प्रॉपर्टी ये वो मिल रहा था? नहीं। पर अगर आप खर्चा कर रहे हो ताकि आप एसेट्स को एक्वायर करो या कुछ लायबिलिटी अराइज हो जाए उससे, ठीक है? जैसे क्या बोल रहा है? स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, एसेट्स एक्वायर करो, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? एक्सपेंडिचर। डन? समझ में आ रहा है? यानी मैं पैसा खर्चा कर रहा हूं किस लिए? एसेट्स लेने के लिए। अच्छा, मेरे पास एम्प्लॉय आया, मैंने इसको पैसा दे दिया, मैंने बोला जा बेटा 1 महीने के लिए काम किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये ले रखा। ये क्या है? एक्सपेंस। मैं गया, मेरे को बिल्डिंग बड़ी पसंद आ रही है यार, बहुत अच्छी लग रही है, इसको खरीद लेता हूं, पैसे दिए, बिल्डिंग खरीद गया। ये क्या है? एक्सपेंडिचर। डिफरेंस समझ में आया दोनों में? बहुत बेहतरीन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एक्सपेंडिचर कितने टाइप का होता है सर? 3 टाइप होगा यार। खर्चे 3 टाइप के हो गए सर। क्या क्या खर्चा है? सबसे पहले बोलता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर क्या होता है? इट इज द अमाउंट स्पेंट टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर यूज्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। यानी बिजनेस के नॉर्मल खर्चे बोल सकते हैं, बिजनेस के नॉर्मल खर्चे जो बिजनेस से रिलेटेड रहेंगे, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अच्छा, अगला कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी इट इज द एक्सपेंडिचर इज रिसीव्ड इज मोर देन 1 ईयर। यानी देखो, अगर मान लो आप खर्चा कर रहे हो और बेनिफिट 1 साल से कम का मिल रहा है, क्या क्या मैं बोला? खर्चा किए, किसी चीज का बेनिफिट 1 साल से कम का मिल रहा है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन गया। क्या बन गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर अगर आप खर्चा किए, बेनिफिट 1 साल से ज्यादा का मिल रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है? पक्का? अच्छा एक बात बताओ, मैंने खर्चा किया रेंट पे। किस पे? रेंट पे। तो मेरे को बताओ, अब मेरे को बहुत समय तक मिलेगा क्या बेनिफिट? नहीं है ना। कितने कितने समय का मिलेगा? रेंट मैंने दिया है, रेंट देते हो 1 साल का, दे देते हो 1 महीना, तो मेरे को बेनिफिट कितने समय का मिलेगा? 1 महीना। अच्छा, अब ये सोचना कि मैंने 10 साल की लीज साइन की, यानी 10 साल का पैसा एक बार में दे दिया। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि मेरे को बेनिफिट 1 साल से ज्यादा का, यानी 10 साल तक मिलने वाला है। तो अगर मेरे को बेनिफिट 1 साल से कम का मिल रहा है तो वो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट 1 साल के लिए 1 साल से कम मिलता है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही अपन एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या रहेगा? 1 साल से ज्यादा, है ना? 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट, यानी इस पे आप जो खर्चा करते हो ना, जनरली नॉन करेंट एसेट्स पे करते हो, फिक्स्ड एसेट्स पे, जैसे बिल्डिंग,
लैंड, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब देख रहे हैं ना, ज्यादा बेनिफिट देते हैं ना एक साल से ज्यादा। अब मैं बिल्डिंग खरीदा, आज खरीदा कल बेच दूंगा क्या? नहीं भाई। और आपके दिमाग में आ रहा हो बेच तो सकते हैं सर, आज खरीदे कल बेचे, परसों खरीदे फिर बेचे। अबे तो तू फिर बिजनेस का खरीदना बेचना मतलब वही कर रहा है, बिल्डिंग में खरीदना बेचना ही तेरा बिजनेस है। तो उस केस में वो तेरा स्टॉक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्टॉक बन जाएगा। स्टॉक किसके अंदर आता है? करंट एसेट्स के अंदर आता है। तो भले वो बिल्डिंग है, तू ये सोच रहा है वो फिक्स एसेट नहीं कहलाएगा, वो करंट एसेट्स कहलाएगा। सर क्यों? क्योंकि होल्डिंग पीरियड कितना हो गया? 1 साल से कम। समझ में आ गया ना? 1 साल से कम तो करंट एसेट्स बन जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? बहुत बेहतरीन। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी बेनिफिट कितने का मिलेगा? 1 साल से कम। कैपिटल एक्सपेंडिचर बोले तो 1 साल से ज्यादा। डन। ये रेगुलर खर्चा रहेगा, बार बार करना। ये इरेगुलर, एक बार कर दिए बड़ा खर्चा हो गया बस। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सर ये क्या होता है डिफर्ड रेवेन्यू? हाइब्रिड टमाटर सुना? हाइब्रिड सुना? हाइब्रिड टमाटर है ना? क्या होता है? देसी और विदेशी का कॉम्बिनेशन। समझ में आ रहा है ना? बस समझ। देसी विदेशी के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? हाइब्रिड। अब इधर क्या बोला जाता है? ये दो चीजों से मिलकर बना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल, दोनों का मिक्स है, दोनों का मिक्स है। सर कैसे? अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक बात बताऊं। एडवर्टीजमेंट करना बार बार का काम है कि एक बार का ही काम है? बार बार का काम है ना, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल? रेवेन्यू है। पर देखो कुछ एडवर्टीजमेंट ऐसे रहते हैं ना जिनका बेनिफिट 1 साल से काफी ज्यादा रहता है। जैसे बताना तो, असली मसाले सच सच, एमडीएच वो देख, वो तो पूरा एक्टिंग भी कर दे रहे हैं ठीक है। अच्छा पहले इस्तेमाल करें, वाह आ रहा है ना? अच्छा वो है ये तुम लोग सुने हो, ये लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वह साले पूरा क्या ऐड देखते रहते क्या दिन भर? चल माँ माने डेटॉल का धूला है, देखे। तो अब एक बात बताओ, ये एड कैंपेन्स थे, ये एड कैंपेन्स आज तक आपको याद है कि नहीं? अब लोग बार बार ऐड करे जा रहे हैं, पर देखो उसका बेनिफिट उनको कितने समय के लिए मिल रहा है, आज तक मिल रहा है कि नहीं? वो जो छोटा सा कुत्ता था ना पग, वो पग जब कहीं घूमता था ना, तो मैं तो वोडाफोन, अपन सब यही बोलते हैं, अभी वोडाफोन वाला कुत्ता दे वोडाफोन वाला, है कि नहीं? बोलते थे ना। तो उसका बेनिफिट कंपनी को 1 साल से ज्यादा के लिए मिल रहा है कि नहीं? जब किसी चीज का बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए मिल रहा है, पर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी बार बार करते हैं बट फिर भी बेनिफिट, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होके भी उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा का मिलता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? बार बार खर्चा करना, बार बार खर्चा करना। तो बार बार खर्चा करने का बेनिफिट लिमिटेड होना चाहिए ना, बट उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा का मिल रहा है, यानी दोनों आ गए चीजें। है रेवेन्यू, बेनिफिट 1 साल से ज्यादा का मिल रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बेनिफिट 1 साल से ज्यादा का मिल रहा है, तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक आ गई ना। जब ये दोनों मिल जाते हैं उसी को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये बोलता है देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर व्हिच आर रेवेन्यू इन नेचर, बार बार खर्चा करना पड़ता है, बट उनका बेनिफिट जो मिलता है ना वो 1 साल से ज्यादा का मिलता है। जैसे ह्यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, अरे भयंकर पैसा खर्चा किया ऐड पे, भयंकर पैसा खर्चा किया ऐड पे। वो अभी देखो कितने लोग अभी वो पूछते थे अपन किसी से, और भाई क्या चल रहा है, मैसेज में ही पूछ लेते थे, साले लिख के भेजते तो फॉर्म, ऐसा लगता ना मुंह कान फोड़ दो उसका, झेलते थे ना। बेनिफिट किसको मिल रहा है? कंपनी को। कंपनी फेमस हो रही है। आप जब कभी जाओगे ना डीओ लेने के लिए, आपके सामने फॉग दिखेगा तो पहचाना हुआ लगेगा, आप उसको उठा लोगे। जो ज्यादा दिखता है ना बेटा वो ज्यादा बिकता है, सिंपल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। अब एक बात बताओ, आज अगर आपको जूते खरीदने जाने, कितने कंपनी के नाम जानते हो जिसके एड वगैरह देखते हो जो ज्यादा दिखता है आपको? है ना? बस वही है। समझ रहे हो कि नहीं आप? कहने का मतलब ये है कि मार्केटिंग डिपेंड ही रहता है, जो ज्यादा दिखेगा वो ज्यादा दिखेगा और कुछ नहीं। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे। माता चढ़ गई रे। चलो, सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट का मतलब क्या है? सिंपल सादी बात है भैया, जितना कमाए माइनस जितना खर्चा किया। अरे भैया मैंने कमाया 1000 रुपए, खर्चा किया 700, बचा कितना? वेरी गुड, मैथ्स बहुत अच्छा है आप लोग का, तभी मैथ्स नहीं लिया ना, गुड चल, अरे सही उसमें भी डाउट है भाई,
The excess of revenue over its related expense during an accounting year it's called profit. यानी आपका कमाई आपके खर्चों से ज्यादा है तो आपको होगा प्रॉफिट। तो लॉस का मतलब क्या होगा? अपोजिट कर दो बस इसको। क्या होगा क्या होगा क्या होगा? जब खर्चे ज्यादा हैं कमाई कम है। समझ में आया? अबे खर्चे 1000 रुपए हो गए, कमाई सिर्फ 500 रुपए हुई है, तो क्या हुआ? लॉस। कितने का? वेरी गुड, ये 250 सोच रही है। चलो अगला बात करते हैं गेन। क्या बात करते हैं? गेन। A non-recurring profit from events or transaction incidental to business, such as sale of fixed assets, appreciation in the value of asset. यानी अगेन सेम चीज, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस से नॉन रिलेटेड एक्टिविटीज होती है ना, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बोलते हैं एक तरीके से, उससे मैं जो भी कमाता हूं। अच्छा मान लो मेरी किराना दुकान है। क्या दुकान है? किराना दुकान। मैं क्या है, साइड बाय साइड इन्वेस्टमेंट भी करता हूं। क्या करता हूं? मैं किराना दुकान से भी कुछ कमाऊंगा। जो मैं किराना दुकान से कमा रहा हूं उसको मैं बोलता हूं इनकम। क्या बोलता हूं? इनकम। या इसी को अपन बोल देते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। क्या बोल देते हैं? है ना। एक होता है गेन। गेन का मतलब रहता है अरे भाई किराना दुकान छोड़ के और भी कहीं ना कहीं से तो कमाता हूं ना, कुछ ना कुछ तो करता हूं। मेरे को पार्ट टाइम फ्री मिल जाता है तो मैं गली से बच्चा चोरी करके बेच देता, वहां से भी कमा रहा हूं, तो क्या है? गेन। और देखो कितना रिलेट कर पा रहे हो आप लोग। वेरी गुड बेटा, ऐसे ही आगे बढ़ो सालों। नेक्स्ट। अब ऊपर करना है। अरे 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 लॉस हो गया ना, लॉस हो गया। हाँ गुड्स। गुड्स का मतलब क्या रहता है? कोई चीज छूटा तो नहीं है? एक बार देखो, एक बार देखो, कोई चीज छूटा तो नहीं? नीचे करो। गेन हो गया, हो गया। लॉस अपन बात करिए, ठीक है। गुड्स पे आ जाओ। गुड्स का मतलब क्या होगा? गुड्स का मतलब होता है वो चीज जो आप बिजनेस में डील करते हो। अभी मेरी किराना दुकान है तो गुड्स मेरे लिए क्या क्या होगा बताओ तो? हार्पिक, हाँ, दाल चावल, चूहा मारने की दवाई, हाँ, लक्ष्मण रेखा और गुड नाइट, हाँ, सेम टू यू। ये सब रहेगा ना ऑब्वियसली। गुड नाइट है, स्वीट ड्रिंक्स, अब मतलब वो क्या है, वो जो भी, हाँ, टेक केयर। तो ये सारे को अपन क्या बोलेंगे? गुड्स। क्या बोलेंगे? गुड्स। यानी बिजनेस में जो आप रखते हो ताकि बेचो बिजनेस में, उनको आप कहते हैं गुड्स, जिस पे रेगुलरली डील कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे सामान रेगुलरली डील करने वाले। अगला परचेज। क्या बात कर रहे हैं? परचेज। परचेज का मतलब क्या रहता है? The term purchase is only used for the goods procured by a business. यानी जब आप गुड्स खरीदोगे ना, उस पे जो खर्चा लगता है, क्या लगता है? खर्चा। गुड्स पे खरीदने पे, गुड्स के खरीदने पे जो खर्चा लग रहा है उसको बोलते हैं परचेज। क्या बोलते हैं? परचेज। चलिए ये बात करते हैं। द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर द गुड्स प्रोक्योर्ड बाय द बिजनेस फॉर रीसेल। इसलिए एक्वायर करते हैं, रीसेल। इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, वाओ मजा ही आ गया, मतलब पढ़ने ही नहीं दोगे। हाँ, इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न इट इज अ परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इट इज अ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। सर इसका मतलब, एक होता है ट्रेडिंग कंसर्न, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। सर इसका मतलब, ट्रेडिंग का मतलब रहता है कि मैं गुड्स बनाता नहीं हूं, मैं कहीं से खरीद के लाता हूं और बेचता हूं, तो मेरे लिए परचेज क्या करूंगा? मैं परचेज ऑफ फाइनल गुड्स करूंगा। फाइनल गुड्स खरीदूंगा तभी तो बेचूंगा ना। और अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या मैन्युफैक्चर करता हूं मैं, तो मैं परचेज किसको बोलूंगा? रॉ मटेरियल्स को। मैं डायरेक्ट गुड्स नहीं खरीदता हूं, मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूं, गुड्स बनाता हूं और फिर, समझ में आया? तो परचेज दोनों के लिए अलग अलग है। ट्रेडिंग के लिए डायरेक्ट आप फाइनल गुड्स खरीदोगे, पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप रॉ मटेरियल खरीदोगे। परचेज दोनों अलग है। परचेज दो ढंग में क्लासिफाई हो सकते हैं, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। कैश और क्रेडिट परचेज। कैश परचेज का मतलब रहता है जब आप खरीदे और पैसा दे दिए, कैश परचेज। गुड्स खरीदे पैसा दे दिए, कैश परचेज। गुड्स खरीदे और पैसा नहीं दिए, बोले अरे देते हैं ना यार, 2-3 महीने 1 महीने बाद देखो, आंखों में देखो, सच्चाई दिखेगी, पैसा लेके थोड़ी भाग रहे हैं यार, जानते तो हो दिल के कितने करीब हो तुम, तो उसको क्या बोलेंगे? समझ में आ गया? कौन दिक्कत? अगला क्या? परचेज रिटर्न। क्या? परचेज रिटर्न। मानो हमारी जैनी देवी दुकानदार है, ये क्या है? दुकानदार। अब मैं इसके पास गया, ये बोली ऐसा चावल आया है, ऐसा, अरे 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 अरे, ऐसा चावल आया है, ऐसा चावल आया है कि अगर आप इसको खा लोगे ना, ओहो, बॉडी अंडरटेकर, बाहुबली, बाहुबली क्या, बाहुबली की लात मार गिरा दोगे, है ना? हाँ,
मतलब बाहुबली को रुमाल भिगा के मारोगे आप, इतना बॉडी बन जाएगी। मैं बोला वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, तू मेरे को चावल दे दे। जैसे ही मैं चावल लेके गया घर में, चावल को ओपन किया तो बाहुबली क्या अंदर से ऐसे रेंगते हुए आया, हेलो सलाम साहब। बोला ये क्या कीड़े वाला चावल दिया यार, अब अपन रखेंगे क्या उसको? नहीं, अपन क्या करेंगे, फेंक के मार, मतलब दे के आएंगे। तो अपन उठा के वापस कर रहे हैं, इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। मतलब पहले खरीदे, पसंद नहीं आया, रिटर्न कर दिए, परचेज रिटर्न। क्लियर है? खरीदे, पसंद नहीं आया, वापस कर दिए, परचेज रिटर्न। डन? ओके। When the purchased goods are returned to the supplier, these are known as purchase return. हम रिटर्न किसको करते हैं? सप्लायर, सप्लायर ऑफ गुड्स, वो नहीं जो तुम लोग सोच रहे हो, गुड्स। चलो आगे, सेल्स। सेल्स का मतलब क्या रहेगा? जब गुड्स को बेचते हैं और उससे जो कमाई होती है, रेवेन्यू, उसको अपन क्या बोलेंगे? सेल्स। तो क्या बोलते हैं? सेल्स आर द टोटल रेवेन्यू। अभी मैंने बोला ना, इसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। So, sales are the total revenue from goods sold or services provided to the customer. Sales may be cash or credit. Again, बेचे, पैसा आया, कैश सेल्स। बेचे, पैसा नहीं आया, डायलॉग आ गया, देता हूं ना, ये वो क्या है? क्रेडिट सेल्स। समझ में आया? अब बेचने वाला हिसाब किताब समझना है। सेल्स का मतलब क्या होगा? बेचना। किसको? गुड्स को। गुड्स समझ गए? गुड्स का मतलब क्या रहता है? जिसमें बिजनेस डील करता है, कोई भी चीज जिसमें बिजनेस डील करता है। सर मैं क्या बेचता हूँ? घास फूस बेच रहा हूँ मैं, गैया आती है मैं उसको बेचता हूँ, मतलब भाई, मतलब हाँ वो तो उसको मैं समझ गया ना? क्लियर है? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? बताओ, उसको गैया बोल दे रहा है, अभी रुक ना बेटा, सिंह मारेगी तेरे को उड़ा के। चलो, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या रहता है? सेल्स रिटर्न का मतलब क्या रहेगा? सोच के देखो, हमने बेचा, हमने बेच दिया, ओहो भाई, वासु मेरे पास आया, मैं कौन? कपड़ा बेचने वाला। वासु आया एकदम घटिया टी शर्ट उठाया, अरे यहां लिखा है माई लाइफ माई रूल्स माई ठेला माई फूल्स। वासु टी शर्ट पहना, मेरे को तो बेचना, मैं क्या बोलूं? अरे खतरनाक ब्रो, आतंक, हाँ लॉर्ड पुनीत तो भाई दिक्कत है ना। अब भाई घर गया, जैसे मतलब बाहर निकला, भिखारी जो साइड में बैठा था वो बोल दिया, ना दोस्त ना, अंदर जा, वापस कर, तेरे संग मजाक हुआ है। तो क्या करेगा वो? अंदर आके वापस ही करेगा ना। तो मेरे लिए क्या है? मैंने तो बेच दिया, सेल किया था, वापस आ गया प्रोडक्ट, तो क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। तो जब गुड तो व्हेन द गुड्स आर सोल्ड आर रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, किससे आता है? कस्टमर से वापस। ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी एन नंबर ऑफ रीजन है ना, कुछ भी हो सकता है। कपड़ा फटा निकला, गुड्स खराब निकला, गुड्स सड़ गया था, एक्सपायरी डेट पास हो गई थी, ये क्या बात हुई? ऐसे थोड़ी बात करते हैं, ये लो वापस ले लो अपना, ऐसा नहीं होता इसका अपन क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। चलो अगला, डेटर। डेटर का मतलब क्या रहता है? जिससे पैसा लेना है। अगर कोई भी इंसान है जिससे मेरे को पैसा लेना है, तेरी फेवरेट हीरोइन कौन है? बताओ, कौन है फेवरेट हीरोइन? अब नहीं बताएगा ना, क्या आड़ा टेढ़ा नाम है क्या? कोई नहीं, अरे झुटल्ले, अरे चल चल चल, हीरो पसंद अरे देखिए बताएगा, बता दे यार। वो देखो, वो तो ऑप्शन रखा है सिचुएशन के हिसाब से बताना है। नूरा फतेही, ओहो रेस्पेक्ट। चलो अब मान लीजिए डेटर है, क्या है? डेटर नूरा फतेही है, सामने खड़ी है, वाह। हाँ, तो नूरा फतेही जी खड़ी हैं। अब इनसे क्या है? पैसे अगर हमें लेने हैं, इनसे पैसे अगर लेने हैं तो ये कहलाएंगी डेटर। क्या कहलाएंगी? डेटर। अगर इनसे पैसे लेने हैं तो, समझ में आ गया? अब मान लीजिए यहाँ कैटरीना कैफ खड़ी है। कौन खड़ी है? कैटरीना। हाँ, गया है विक्की कौशल, घड़ियां ऊंचियां रखी हैं बोल, ठीक है। तो ये कैटरीना कैफ खड़ी है, मेरे को इनको पैसे देने हैं, पैसे तो ये क्या कहना? क्रेडिटर। जिनसे पैसा, जो हम बिजनेस मानेंगे अपने आप, क्या मानेंगे? हम भी डेटर या क्रेडिटर बनेंगे, बट अपने आप को भी क्या मानना? बिजनेस। भैया हम उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, अपनी थोड़ी कर रहे हैं। अपने बुक पे अपना नाम लिखते हो क्या? नहीं ना, ऐसे लिखते हो क्या? आज जैसे मान लो वासु की डायरी, तो ये लिखेगा क्या? वासु ने खाना खाया, वासु को अच्छा लगा, वासु कह रहा है वाह। नहीं भाई, समझ में आया ना?
तो क्या बोला मैं? अब अरे वासु ने खाना खाया नहीं रे। जिससे पैसा लेना है वो डेटर, जिससे पैसा लेना है वो डेटर, डेटर डेप्टर नहीं डेटर, जिसको पैसा देना है वो क्रेडिटर। डन। हम कौन? बिजनेस। वेरी गुड। अरे एक बार पढ़ भी देते। अरे डेटर्स आर पर्सन्स और अदर एंटिटीज टू हुम बिजनेस हैज सोल्ड गुड्स, यानी कुछ ना कुछ दिए होंगे ना क्रेडिट पे, तभी तो पैसा लेना है। एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, अमाउंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड येट, यानी पैसा अभी तक मिला नहीं है, उनसे लेना बाकी है। तो वही तो जिससे मिलने वाला है वो एसेट्स होते हैं, यानी डेटर्स भी क्या होंगे? एसेट्स, क्योंकि उनसे फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है। आगे क्रेडिटर्स, इफ द बिजनेस बाय गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, यानी हम लोग क्रेडिट वगैरह में गुड्स खरीदे तो बाद में पैसा देना पड़ेगा। अगर आगे जाके पैसा देना है तो वो क्रेडिटर कहलाएंगे, और ये एक टाइप की लायबिलिटी होती है। तो ऐसा इंसान जिसको आगे जाके पैसा देना है वो क्रेडिटर कहलाएगा, और फ्यूचर में पेमेंट करना यानी क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटी होगी। क्या होगी? लायबिलिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल। क्या पढ़ रहे हैं? बिल रिसीवेबल। अब देखो ये दोनों को ना मैं एक साथ बताता हूं, ठीक है? एक चेक, चेक समझते हो ना? चेक, एक चेक एक बैंक इंस्ट्रूमेंट रहता है। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आप कहीं चेक इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पैसे की तरीके से ही ट्रीट किया जाता है, उसे कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं? यानी कैश की जगह आप उसको यूज कर सकते हो। वैसे एक इंस्ट्रूमेंट रहता है बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या रहता है? अगर मान लीजिए आपका बिजनेस है और आपको कोई ऐसा इंसान आया है कि लग रहा है भाई ये ना पैसा नहीं देगा, या ये आनाकानी करेगा, ये बाद में मुकर भी सकता है, और आपको कुछ प्रूफ चाहिए। चलो बिल तो आई है, और आप ये बताना चाहते हो कि बिल इतने का था, इस डेट पे ये प्रॉमिस किया था। बिल का कोई डेट नहीं है ना, कब देगा कब नहीं देगा, और आप चाहते हो कि सामने वाले से लिखवा लो, अबे तू पैसा कब देगा ये बता। अगर ये वाली बात है तो आप एक बिल ऑफ एक्सचेंज करके एक इंस्ट्रूमेंट आता है, आप क्या करो उसमें पूरा डिटेल लिख दो। इस सामने वाला, जैसे मान लो सामने अपना शशांक है, मैं शशांक की डिटेल लिख दिया, शशांक शाह। फिर उसके बाद मैंने लिख दिया कि भैया ये मेरे से 5,000 रुपए के गुड्स खरीदा है, यानी 5,000 रुपए देगा, है ना? पूरा डॉक्यूमेंट टाइप का एक रहता है। किस दिन पे देगा? मैंने बोला किस दिन पे देगा बे? तो बोला बस 3 महीने के अंदर अंदर आपको दूंगा। बोला 3 महीने नहीं, तारीख बता, तारीख। तो बोलता है 20 अगस्त। बोला पक्का? बोलता पक्का। तो मैंने यहाँ लिख दिया 20 अगस्त। मैंने बोला अब इसको इस पे साइन करना रहेगा, इस डॉक्यूमेंट पे क्या करना रहेगा? साइन। जैसे ये साइन कर दिया, अब ये वैलिड इंस्ट्रूमेंट बन गया, एक इंस्ट्रूमेंट बन गया ये। अब इसको बोलेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट बन गया। क्यों? क्योंकि अब ये मेरे लिए रिसीवेबल है, यानी अब मैं जब भी इसको दिखाऊंगा तो मैं पैसा ले सकता हूं। मैं इसको किसी और को एंडोर्स भी कर सकता हूं। अगर कोई मेरे से पैसा लेना चाहता है ना, जैसे मान लो मेरे को इससे कितना मिलने वाला था? 5। अगर कोई बंदा आया बोलता है सर आप 5,000 रुपए देने वाले थे, आपने दिया नहीं, मैं बोलूंगा ये ले जा, यानी तू इससे पैसा ले, यानी एंडोर्स। कैश की तरीके ही बन गया ना, ये नेगोशिएट कर पा रहे हो, एक दूसरे को दे पा रहे हो, पैसे की जगह यूज कर पा रहे हो। ये होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो पैसे की जगह यूज होता है। अब मेरे लिए रिसीवेबल रहेगा क्योंकि मेरे को इसके बदले पैसे मिलेंगे, पर उसके लिए शशांक के लिए क्या रहेगा? ये पेबल। क्यों सर? क्योंकि ये देखेगा तो उसको पे करना। सो बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल। सेलर के लिए रिसीवेबल क्योंकि सैलरी ड्रॉ करता है इसको। सेलर के लिए रिसीवेबल, पैसा मिलने वाला है। बायर के लिए पेबल क्योंकि इसको पैसा देना। Bill receivable is an accounting term used for the bill of exchange. A bill of exchange is bill receivable for the seller at the time of credit sale. उधारी में गुड्स बेचे हो तो आपको आगे मिलने वाला है पैसा, इसी चीज को डिनोट करना है। डन। अगला, bills payable is also an accounting term in bill of exchange. A bill of exchange is bills payable for the purchaser at the time of credit purchase. यानी उसके लिए परचेजर है, उसके लिए क्या कहलाएगा? बिल्स पेबल। मेरे लिए क्या कहलाएगा? बिल्स रिसीवेबल। मैं कौन? सेलर की बायर? सेलर। वो कौन? बायर। अगला, यहां तक ला दे। अगला है तेरा फेवरेट वर्ड, भैया काम तो करो, डिस्काउंट। ठीक है, क्या वर्ड डिस्कस कर रहे हैं? डिस्काउंट। अब डिस्काउंट सिंपल सादा बात करें तो प्राइस में कमी करना। जो भी प्राइस आप रखे हो, अगर उसमें कोई भी कमी आप कर रहे हो तो उसे क्या कहलाया जाएगा? डिस्काउंट। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगले एपिसोड